आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि चुनाव का मौसम है, ऐसे में जितने उम्मीदवार आते हैं बहुत तरह तरह का वादा करते हैं, कुछ लोग पूरा करते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन जनता के तौर पे हम लोग जब भी कोई समस्या देखते हैं तो एक बार को जरूर मन में ख्याल आता है कि भाई हमारे हाथ में थोड़ा सा पावर होता ना तो हम इस समस्या का समाधान करते, या अगर हम उम्मीदवार होते तो फलाना वादा जो है वो सारा जनता से करते और अपने क्षेत्र से करते। तो हमको ये सोच के लगा ना कि जरा लोगों से भी बतियाया जाए कि उनके दिमाग में क्या है। अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा तो वो जनता से कौन सा वादा करेंगे या किन समस्याओं को लेकर जो है वो अपने क्षेत्र में जाएंगे। अभी हम खड़े हैं हरनौत में और हरनौत में हम इसी आज मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं जनता के बीच में। अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाए किसी क्षेत्र से, बिहार के किसी क्षेत्र से, तो बिहार का कौन सा समस्या का समाधान करिएगा या जनता से क्या वादा करिएगा? जनता से तो यही वादा करेंगे कि विकास आगे हो। हाँ, आगे हो। हाँ, विकास आगे हो, है ना? अच्छा, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ वादा करिएगा? महिलाएं के लिए यही कि हम लोग कहीं भी जाएं, हमारा काम अच्छे तरीके से हो, हम सुरक्षित रहें। हाँ, सुरक्षित तरीके, सुविधापूर्ण तरीके से काम हो, है ना? आप क्या वादा करिएगा? महिला की सुरक्षा एकदम दिया जाए। महिला का सुरक्षा सबसे पहले और क्या जेंट्स के लिए रोजगार दीजिए। जेंट्स के लिए रोजगार दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा और जेंट्स के लिए जो है रोजगार की बात कही है। अभी हम और लोगों से बात करेंगे क्योंकि देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको बिहार के किसी क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया जाए तो आप अपनी जनता से क्या वादा करिएगा? कौन सा समस्या को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? जो भी समस्या है उसको सोल्व करने का ये करेंगे। और क्या 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 समस्या आपको लगता है जिस पर काम होना चाहिए? शिक्षा में होना चाहिए, स्वास्थ्य में होना चाहिए, और क्या स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाए और आपको कहा जाए कि किसी समस्या को समाधान देने के लिए जो है वादा करिए अपने क्षेत्र से, तो कौन सा वादा करिएगा आप अपने क्षेत्र से? मैं तो, मेरा नाम शिव शंभू कुमार सिंह हुआ। मैं तो पहले शिक्षा के प्रति जो शिक्षा का ढुलमुल रवैया है, कोशिश तो होती रहती है ऊपर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा या और भी लोगों के द्वारा, लेकिन नीचे के पदाधिकारी जो लोग हैं वो लोग बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं। जो शिक्षक हैं या हेडमास्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, उनसे ऊपर के लोग भी। अच्छा, शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। जी। तो शिक्षा को दुरुस्त करने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता। बिल्कुल शिक्षा भाई हमारी सबसे पहली शिक्षा से ही हमारी नींव होती है, बच्चों से लेकर भविष्य, देश का भविष्य होता है। हाँ। जी, तो शिक्षा, हम अगर उम्मीदवार बनते हैं, ऐसा तो है नहीं हम एक अभिनेता हैं, नेता बनेंगे नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा, सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा होती है। अभी इन्होंने बताया कि अभिनेता हम इनके पास वापस आएंगे, लेकिन पहले भैया से जरा जानते हैं। भैया, जितने उम्मीदवार आते हैं क्षेत्र में सब कुछ न कुछ वादा करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर जनता से पूछ लिया जाए तो आधा समस्या का समाधान तो ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए हम जनता से जरा जानना चाहते हैं कि अगर जनता में से कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनता है तो वो कौन सा समस्या का समाधान लाने का वादा करेगा जनता से और अपने क्षेत्र से? हमको लगता है शिक्षा में एक रूपता होनी चाहिए। शिक्षा में एक, और स्वास्थ्य में बाहर जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। हाँ, इसके लिए यहीं पर व्यवस्था होनी चाहिए। दुरुस्त हो। हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, पार्टी, अगर मान लीजिए कि उम्मीदवार बनाने की हम बात कर रहे हैं कि उम्मीदवार अगर बनना चाहेगा इंसान तो क्या वादा करेगा? अगर पार्टी चुनने को कहेंगे तो पार्टी कौन सा चुनिएगा? अभी तो जन स्वराज एक नई लहर बन के उभर रही है ना। कि अगर आपको हम इस क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए या कोई भी क्षेत्र, बिहार में से किसी क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए, तो आप जनता से क्या वादा करिएगा? मेरा वादा रहेगा, हम नौजवान हैं। हाँ। सबसे पहला वादा रहेगा मैं नौजवान के लिए काम करें। हाँ। आज देख रहे हैं सबसे बिहार में सबसे बड़ा समस्या, यहाँ से इतना नौजवान पढ़े लिखे निकलते हैं। हाँ। सब बहुत टैलेंटेड रहते हैं, पलायन कर जाते हैं। सब पलायन कर जाते हैं। हमारे देश के लिए कुछ करते नहीं है। बिल्कुल। हमारे सरकार भी जो है जो नौजवान के लिए बहुत कुछ करती है। हाँ। पैसा खर्चा, सब तरह का सुविधा देता है, लेकिन वो कम पड़ जा रहा है। वो कम पड़ जा रहा, फिर भी नौजवान चले जाते हैं बाहर। हाँ। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि नौजवान को और सुविधा देकर यहीं रखें, और उस तरह का जितना आज देख रहे हैं हमारी जितना भी बड़े बड़े कंपनियां हैं। हाँ। बड़े बड़े शेयर है, सब चीज का सीईओ ये भी इंडियन है, बिहार से ही है, इंडियन से ही है। भी बिहार में आ रही हैं। गूगल का भी जो उसका है तो इंडियन ही है। तो वो हमारे देश में भी रहकर ये चीज कर सकते थे। बिल्कुल। हमारे जो नौजवान है, हम सरकार से आग्रह करते, कोई भी सरकार रहे,
कहीं का भी कोई भी पार्टी, हम नौजवान है, पार्टी से नहीं मतलब है, बट आग्रह करेंगे सभी सरकार से सो नौजवान टैलेंटेड उनको इंडिया में रखे और ऐसा रोकने का प्रयास किया जाए और एक ऐसा नियम हो, एक ऐसा नियम हो ना कि मतलब हमारे टैलेंटेड सबसे IITian है, निकलते हैं सब बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा एक नियम हो ना कि 5 साल 4 साल के लिए आप बाहर कर सकते हैं, उसके बाद आप इंडिया में आकर एस्टेब्लिश अपना कंपनी करें। ये नौजवान के लिए, हमारे जो नौजवान अच्छे फैकल्टी के निकलते हैं सब तो बाहर चले जा रहे हैं, वो हमारा देश का विकास फिर कैसे हो रहा है। युवा होने के नाते इन्होंने अच्छी बात कही है। हम जरा लोगों से जान रहे हैं कि अगर आम जनता में से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए तो वो अपने क्षेत्र से क्या वादा करेगा और कौन सी समस्या का समाधान निकालेगा? देखिए मैडम, यहाँ है कि स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है किसानों की समस्या है। तीसरी समस्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सब समस्याओं के मद्देनजर यहाँ पे कोई ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, जबकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, जो भी उद्यान कॉलेज खुले। मुख्यमंत्री के हाँ जी, लेकिन एक ग्रेजुएट कॉलेज की बहुत कमी है मैडम। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, डिमांड करेंगे और आने वाले प्रस्ताव से भी कहेंगे कि ऐसा वादा करे और उसको जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको उम्मीदवार बना दे तो आप जनता से क्या वादा करिएगा? शिक्षा और शिक्षा के लिए और काम के लिए बाल बच्चा के आगे बढ़ाइए, बाल बच्चा के रोजगार दे, है ना? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनाने वाली और वोट देने वाली जनता होती है, तो ऐसे में जनता से जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या सच में कोई माई का लाल जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनने से नहीं रोक सकता है, उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। आइए पूछते हैं जनता से। भैया, मैं छपरा में, और छपरा भी जो है वो बीजेपी का भी आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है और यहाँ पे जनता भी आपको मिक्स मिलेगी। तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो लालू यादव ने एकदम दावा किया है कि भाई कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। तो नीतीश जी तो भी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, उन्होंने तैयारी किया हुआ है तब ना जी। उनका का नाम है, अपना कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना भी है। हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि नीतीश जी की सरकार बनेगा। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे को भी लगातार अब मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में वो देख रहे हैं, नेतृत्वकर्ता के रूप में वो देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई माई का लाल जो है उनको मुख्यमंत्री बनने से और उनके नेतृत्व में सरकार बनाने से बिहार में नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है और स्पीक टू राइट सबों का है। हर शख्स अपनी भी बात, अपनी सोच रख सकता है। अगर लालू जी तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। हमारे बिहार के लिए या हमारे भारतवर्ष के लिए अभी जो मुद्दा है वो तमाम चीजों से अलग होकर डेवलपमेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। जो भी आए ये सब अगर करता है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। लालू जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। क्या लगता है, सच में सब लोग? अपना दावा है, दावा तो सभी लोग करते हैं कि हमारा सरकार बनना है, लेकिन इस बार परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। तो क्या लगता है कि ये परिवर्तन के तौर पे तेजस्वी यादव है? बिल्कुल, अब जो भी हो, जो भी विकास करे, एजुकेशन, स्वास्थ्य की जो भी बात करेंगे उन्हीं को पब्लिक वोट देगा। तो क्या लगता है कि सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव को नेता बनाएंगे? गठबंधन की सरकार तो बनाएंगे ना? सही में वही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? वही बनेंगे। लालू जी ठीक बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? इसलिए कि नीतीश कुमार का जो है कि अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। अत्याचार बहुत ज्यादा? क्या अत्याचार हो गया? अत्याचार ये हो रहा है कि दारू बंदी कर दिया, बालू बंदी कर दिया, बहुत सा ऐसा इंसानों का रोजगार बंद कर दिया, जैसे कि लाखों 2 लाख आदमी जो है जी रहा था बालू से, दारू से, गाड़ी से जी रहा था, दारू से जी रहा था। ये सब बालू भी बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया की बात है। बालू जो बंद कर दिया वो कस्टमर, अगला कस्टमर को भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि जो 3000 में मिल रहा था वो आज 6000 में मिल रहा है। तो कम से कम ये दोनों को तो छोड़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव आते हैं तो आपको क्या उनका मांग, क्योंकि अभी तक तो वही नहीं बोले कि हम बालू खोल देंगे, दारू खोल देंगे। तो वो 17 महीना साथ में थे तो क्या नहीं खोल दिए? इस समय 17 महीना साथ में थे ना जी। बोलते हैं कि बड़का बड़का काम किए, तो उस समय कहा नहीं नीतीश कुमार को बोले कि दारू खोल दीजिए आप? नीतीश कुमार नहीं चाहे। नीतीश कुमार नहीं चाहे। आम लोग जो है केवल वोट दे सकते हैं और सरकार कैसा चाहिए इसका कल्पना जो लोगों का होता है कि विकसित हो, लोगों का जो नीड है वो पूरा हो। और सरकार को जब हम लोग देखते हैं तो सरकार तो हमको वैसा चाहिए जो हमको सुविधा दे
और काम अच्छा करे। पिछले 5 साल 10 साल चाहे केंद्र का सरकार देखिए या बिहार का सरकार देखिए, प्रगति तो लगातार होते आया है। और मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तेजस्वी की बात हो रही है, तेज प्रताप की हो रही है, तो ऐसा जो आप देख रहे हैं तो एक हम इसमें कहेंगे कि क्वालिटी बेसिस राजनीति होना चाहिए। आपका क्वालिटी क्या है, आप क्या सर्विस देना चाहते हैं, इस पर तो विचार करिए। एक हमारे घर पे हाथी थी तो हम हाथी से घूमते रह जाएंगे, यही होगा। लालू यादव थे तो लालू यादव का राज्य में क्या हुआ ये किसको नहीं मालूम है। आप उसको उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार 15 साल राज कर रहे हैं, नीतीश कुमार में क्या परिवर्तन हुआ। आप दोनों आंकड़ा देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए विकास कहाँ है, आप क्या कर सकते हैं, आप उचित वोट जो है किसको दें और आपकी तरक्की कहाँ होगी, ये अब पब्लिक को तय करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री का सवाल है, जब अभी जहाँ आप खड़ी हुई हैं, ये छपरा कचहरी में, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की जो स्थिति है, कोई ट्रेन का ठहराव नहीं है। और यहाँ की जो दुकानदारें भूखे मर रहे हैं और न ट्रेन रुक रही है न धंधा पानी चल रहा है। ऐसी स्थिति है कि एक वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। अच्छा, हमको लगता है कि आप अभी जब आप बात करें, विधानसभा इलेक्शन पास है और इसमें आधा सरकार है, आधा विपक्ष पार्टी के लोगों का सीट है, आधा सत्ता पक्ष के लोगों का सीट है ना। 3-3 सीट बटा हुआ है बराबर भाग में। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर रूप से है यहाँ पे। तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, किसी का तारीफ नहीं किया जा सकता। आज की स्थिति है, जो आ रहा है ना, कह रहा है कि हम आएंगे ना तो छपरा कचहरी का सौंदर्यीकरण करवा देंगे। लेकिन जो भी आया यहाँ ताकने भी नहीं आया कि क्या स्थिति है यहाँ की जनता की और कैसे लोग जी रहे हैं। यहाँ भूखमरी का सवाल आ गया है। बस अब आगे क्या कह सकते हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को जैसे मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कुछ बढ़िया करने की उम्मीद है उनसे? आप लोग क्या देखिए समझते हैं? इसमें हम किसी के टिप्पणी के बारे में नहीं बता सकते हैं। जहाँ तक कि जनता को सही माहौल मिले, कमाने की जरिया मिले, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। भले जो भी आवे। कितनी बार उनके अभी 15 साल से वो भी है सांसद है। ये बिल्कुल ना यहाँ छपरा कचहरी के, अच्छा छपरा के विकास के बारे में वो खाली अपने द्वार साफ कराते हैं। अमनौर प्रखंड पूरा वो अपना समझिएगा, उनका अमनौर घर है तो वो अपना द्वार साफ कराते हैं। और किसी में कोई एथी का उनका कोई परिचय नहीं है। मगर आज यहाँ छपरा कचहरी पे यहाँ से RPF बैरक तक हटाया जा रहा है। RPF बैरक यहाँ कोविड से पहले कई ट्रेनों का ठहराव था। कोविड के बाद से यहाँ कोई ट्रेनों का भी परिचालन क्यों नहीं? उसके लिए क्या दलील दिया गया? सांसद महोदय ठीक नहीं है। नहीं तो उसके लिए क्या दलील दिया गया कि क्यों नहीं ट्रेन ठहराया जा रहा है? पता नहीं। जब आप लोग सवाल पूछते होंगे तो कुछ न कुछ तो बोल दिया जाता होगा। तक नहीं आते। कई बार एप्लीकेशन दिया गया, लेटर दिया गया, उसका कोई परिचय नहीं है, कोई इसका कोई नहीं है। हम व्यवसायी हैं। हम जब तगादा करने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए जब जाते थे तो हमारे घर वाले हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते थे कि हम शाम को लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। सुबह में जाते थे 6 बजे तो रात को 8-9 बजे लौट के आते थे। उनके बेटे आज सड़कें इतनी चकाचक हो जाइए, आज भी वही काम हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग 10 बजे निकलते हैं तो 1 बजे तक वापस आते हैं। 3 घंटे में वही काम करके आते हैं जो कि 12 घंटा में करके आते हैं। लेकिन उनके बेटे नए हैं, युवा है, तो उनसे तो अलग उम्मीद किया जा सकता है। कहाँ से मिला है? जो पिता की छवि रही है वो तो बेटे के अंदर भी कूट कर भरी हुई है। तो लेकिन आपको नहीं लगता है? सुनिए ना, जब वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, देखिए क्राइम का ग्राफ कितना ऊपर बढ़ जा रहा है। क्या काबिल नेता बनने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी है? जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना क्या जरूरी है, काबिल होना चाहिए, बस यही बहुत है। बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा बहुत जरूरी इंसान होना चाहिए। नहीं, पढ़ा लिखा उनका होना जरूरी है, बहुत जरूरी है होना। अच्छा देखिए, काबिल नेता का मतलब होता है जो अच्छे से सब कुछ शासन कर सके, अच्छे से सब चीजों पे ध्यान रख सके। आपको क्या लगता है भैया, क्या काबिल नेता होने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी है? नेता का शिक्षित होना जरूरी है? जी, उच्च शिक्षा के लिए बिल्कुल जरूरी है। काबिल नेता रहेंगे तभी तो शिक्षा विभाग का आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा रहे चाहे नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है? नेता होता है। फर्क पड़ता है। पढ़ा लिखा रहेगा तो अपने हिसाब से पढ़ा लिखा स्टूडेंट का बारे में सोचेंगे। जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या सोचेंगे स्टूडेंट के बारे में? क्या अभी एक काबिल नेता होने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी है? नहीं, उच्च शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ मानसिकता भी सही होनी चाहिए। लोगों का सोच बदल गया है। उसका जो भी बुद्धि है, जो भी लोग हासिल किए, देखे सुने,
पुराना से भी उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है एकदम 100%। मतलब अनुभव भी अच्छा होना चाहिए और शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। राजनीति शास्त्र अगर है, राजनीतिज्ञों के लिए है, उसका वो लोग मतलब चैनल पर भी डिबेट होता है तो हम लोग को बहुत खराब लगता है। कोई नेता देखते हैं बाजरा नहीं, विषय से लोग विषयांतर हो जाता है, पूछता है कुछ जवाब कुछ देता है, एकदम 100%। कोई भी मुद्दा पर लोग बात ही नहीं करता है, निरर्थक बात होता है, तर्कहीन बात होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि पढ़ा लिखा नेता होता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई का क्या जरूरत है, तो अगर मान लीजिए नेता पढ़ा लिखा होगा तो इससे क्या फायदा होगा, क्या बदलाव आएगा? फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए हम पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, हम काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में कुछ भी चेंज हो गया, ऊपर से लोग थोप देता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम करता है उसका सजेशन तो नहीं न लिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रजिस्ट्री अब निबंधन विभाग में जो काम करने वाला है उसको परेशानी है, लेकिन ऊपर से हो गया कि ऑनलाइन हो गया, कर देना है, व्यवस्था कुछ नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आपको विंडो 10 लगा दिया गया, लगाना है, टारगेट है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, उसका सिस्टम अभी भी देखिए कि अभी देश में जो है, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उसमें शिक्षा दर भी कम था, अभी शिक्षा दर भी काफी बदल गया है, काफी बढ़ गया है। अभी के नेता में काबिल नेता बनने के लिए उच्च शिक्षा कितना जरूरी है? पढ़ाई उच्च शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा संस्कारित शिक्षा होनी चाहिए, और संस्कारित शिक्षा नहीं होने से जो है ना, जो घरेलू विवाद उत्पन्न हो रहा है और देश का आर्थिक विकास बाधक हो रहा है। और संस्कारित शिक्षा, जब शिक्षा संस्कार के साथ होगा, संस्कार ही नहीं मिल रहा है लोगों को, और बच्चों को जब संस्कार नहीं मिलेगा तो वह गलत रास्ता में भटक जाते हैं। अच्छा, काबिल नेता बनने के लिए शिक्षा की काबिल नेता के बनने के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ लोगों में विकासात्मक वर्क करने की आवश्यकता है कि विकास की राजनीति करें, विनाश की राजनीति नहीं करें। कुछ पार्टियां जो है ना, वह जो है सो गलत निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर अपने आप को सार्थक बनाने का प्रयास कर रही है, और वह जो है सो गलत संकेत दे रहा है, और वह बिहार के विकास में बाधक बन रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, और सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, और हमारे समाज में शिक्षा सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है। बिल्कुल। भी शिक्षा के कुछ भी आप करना असंभव है। लेकिन कई लोग इसका विरोध भी करते हैं भैया, कई लोग कहते हैं कि नेता बढ़िया होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं, कैसे नहीं, पढ़ा हुआ रहेंगे तो मतलब विकास होगा, मतलब ये सब बहुत जरूरी है। शिक्षा तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा होगा तो जो अभी विकास हो रहा है उससे बहुत ज्यादा विकास होगा, यही सब है। आपको क्या लगता है भैया, काबिल नेता बनने के लिए, बाबू काबिल नेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हाई एजुकेशन कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, आज के जमाना में बहुत जरूरी। बहुत सारे समर्थक हैं, वो कहते हैं कि हमारा नेता बढ़िया होना चाहिए, लोगों से उसका अच्छा पहचान होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए। आज के नेता ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब बहुत काबिल बन रहे हैं। पॉलिटिशियंस का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? क्या इससे देश में कोई या समाज में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल, वो पढ़े लिखे होंगे तो वो समझेंगे कि हाँ, अभी के जो पीढ़ी है वो लोग कितना पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो चीज हम जैसा सोचते हैं वैसा वो लोग सोचेंगे, इसलिए उन लोग का पढ़ा लिखना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लेकिन एक चीज हम लोग इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेता बढ़िया होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? कहला पढ़ा रहेगा तब ना शिक्षा पाएगा, बिना पढ़ल तो कुछ जानेगा नहीं, तो कैसा पता चलेगा कि कौन है, कैसा विवाद कर रहा है? लोग कहते हैं कि सलाहकार तो रहते हैं ना पढ़े लिखे, सलाहकार रखेंगे, अपना पढ़ा लिखा रखेंगे, वो अपना राजनीति करेंगे। वैसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं है। आपको क्या लगता है भैया? खुद ही जानकारी होगा तब न दूसरे की जानकारी देगा, जब जानकारी नहीं है तो दूसरे पूछ के क्या करे? खुद को जानकारी चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षक आदमी रहेगा तब न कोई काम करेगा। हाँ, ये बात तो है। और दूसरे का मत लेके चलेगा तो ठीक नहीं है। नहीं, शिक्षा जरूरी है, लेकिन सबसे मेन चीज है विचार। ऐसा नहीं कि शिक्षा करके ही आदमी बड़ी विचारवान हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। जितना करप्शन है तो सब उसमें तो सारे लोग हैं, शिक्षित सारे लोग हैं, तो ऐसा मैंने ऐसा नहीं कि शिक्षा होने के बाद आदमी विचारवान हो जाता है, ये भी तो नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे। राजनीति तो और सबसे ज्यादा ये क्या कहते हैं, कंपटीशन और स्ट्रगल वाला चीज है, इतना आसान भी नहीं है राजनीति। जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितनी पार्टियां हैं, सब लोग जातीय समीकरण बनाने में जुटा हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि पोस्टर लगा हुआ है, फलाना जाति आक्रोश रैली, फलाना जाति अधिकार रैली, फलाना जाति एकता रैली। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि बिहार के जितने नेता हैं
वो सब जाति को जोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? बार बार बिहार पर इल्जाम लगता है कि यहाँ पर जातिगत वोटिंग होती है, जाति देख के लोग वोटिंग करते हैं। तब भी यहाँ के नेता जो है हमेशा जाति जोड़ने की बात करते हैं, कभी भी जाति तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हम सोचे कि जरा जनता से बतियाया जाए और उनसे जाना जाए कि बिहार के नेता आखिर जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं। आइए कि बिहार के जितने नेता हैं वो कहते हैं कि फलाना जाति एकजुट हो जाइए, फलाना जाति एकजुट हो जाइए। कोई जातिवाद को तोड़ने की बात क्यों नहीं करता है? और वो सोचते हैं हाँ, क्यों जातिवाद तोड़ते क्यों नहीं है? हम तो जातिवाद नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। नेता लोग क्यों इतना जातिवाद करते हैं? जाति में लोगों को बांटते हैं। वो लोग समझे, नेता लोग समझे। क्या बिहार में जातिवाद वोटिंग होती है क्या? होती है, होती है। हाँ। इसीलिए उन लोगों का, लेकिन अब बिहार के लोग तो बोलते हैं अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जाति में वोट नहीं देंगे। अब फिर भी देते हैं लोग, फिर भी देते हैं। और ये बात नेता को पता है? पता है। हाँ, ये बात नेता को पता है भैया ना। हाँ, कि लोग जाति में वोट देगा, इसलिए लोग बोलता है जाति को जोड़ दीजिए, है ना? जाति तोड़ने की बात कोई क्यों नहीं करता है? कोई नहीं नेता करेगा। बिहार के नेता जातिवाद को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? हमेशा कहते हैं कि फलाना जाति एकजुट हो जाइए, फलाना जाति एकजुट हो जाइए। ऐसा क्यों बोलते हैं? कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि जातिवाद को तोड़ दीजिए। इन लोगों का अपना जो है। हाँ, क्या जातिगत वोटिंग होती है बिहार में अभी भी? हाँ, होती है। इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। हाँ। क्योंकि ये भी रहता है ना कि जाति को अगर कहीं लोगों को ये बोल दिया कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट दीजिए, तो फिर हो सकता है कि हमारा जाति का लोग हमको वोट नहीं देगा, जातिवाद पे हमको वोट नहीं देगा। जातिवाद पर ही वोट मिलेगा। हाँ, विकास पे नहीं वोट होता है। तो लोग तो अभी विकास पर होता है, बहुत कम होता है। लोगों को जानकारी हो, समझ में आए तब न कि विकास हो रहा है। हाँ। ये मुद्दा मतलब जाति के लिए लड़वाने के लिए एक दूसरे को चाहता है, वो तो गद्दी पर अपना राज करेगा। हम यही जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, भाईचारा बन के रहेगा और एक दूसरे के विकास बनेगा। मतलब भैया नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि अभी हम जरा लोगों से पूछ रहे हैं कि बिहार के जितने नेता हैं जाति को जोड़ने की बात करते हैं, जातिवाद को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? जाति को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते कि जाति का बेड़ी तोड़ दीजिए, जाति से ऊपर उठ के वोट करिए? ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार में ऐसा जाति को वोटे नहीं मिलेगा। जाति का तोड़ने की बात करेंगे तो जाति पर भी यहाँ नेता बनना ही है। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, देश का अलग अलग राज्य आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या अभी तक जाति पर ही वोट देंगे? अभी तक तो जाति पर दे रहे हैं सभी लोग, अभी तक दे रहे हैं। खासकर देखिए सवर्ण लोग जो है, सवर्ण लोग जो है वो जाति से उठ के वोट करते हैं। लेकिन जितने भी बैकवर्ड हैं वो सब जाति पर वोट करते हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जितने भी लोग हैं और जितने भी नेता हैं जो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करिए, जाति तोड़ दीजिए? ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? बिहार में जाति से जकड़ा हुआ है। आज जितने भी ये जातिवाद है, लेकिन होना नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज जाति से बढ़ रहा है, लेकिन बिहार इसी में बर्बाद है। जातिवाद, यतिवाद देख रहे हैं ना कि कभी ई रैली तो कू रैली, जातीय रैली करके तो सबको बर्बाद कर दिया गया। अब जाति से अलग होगा, अब उठ के होगा। अब जाति पर चलने वाला लोग नहीं है। नेता जो चुनाव लड़ते हैं क्यों नहीं कभी कहते हैं कि जाति को तोड़ दीजिए, जाति से ऊपर उठ के वोट करिए? देखिए, चुनाव में राजनीति करना है, उनको शासन करना है। और हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पढ़ाते थे कि भेड़े और भेड़िया एक चैप्टर थे। तो पहले फूट डालो, राज करो। अब अगर हम जाति में धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे तो उनका शासन चलेगा नहीं। यही तो देश के बर्बादी है कि हम लोग नौजवानों केवल जात पर सही कैंडिडेट को नहीं चुन पाते। जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? जातिवाद से ऊपर उठने की बात क्यों नहीं करते? अब ऐसा तो मान लीजिए सब लोगों की मानसिकता में जो बैठा हुआ है, इस चीज को दूर करना पड़ेगा। तो नेता तो ऐसा इसीलिए करते होंगे ना भाई, क्योंकि देखिए जनता कहीं ना कहीं उनको, नेता जो है वो राजनीति हमारे लिए करते हैं, हमसे जुड़ी हुई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भांपते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है और उसी मुद्दे को वो कुरेदते हैं। या फिर बहुत सारे लोग मुद्दा सेट भी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार पर लंबे समय से ये इल्जाम लगते चला आया है कि हम लोग जातिवाद पे वोट करते हैं। वही हम तो अब नए जो नवयुवक हैं बिहार के, जो नौजवान हैं, उनसे हम यही अपील करेंगे कि पुराने लोगों ने जो गलती की वो आप मत करिए और जातिवाद से ऊपर उठिए। और हम अपने नेताओं से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि अब तो जाति तोड़ने की बात करिए, कब तक जो है वो जातीय समीकरण जोड़ने की बात करते रहेंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।